गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के विज्ञान की आज की क्लास में हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कितना उसका कार्यकाल होता है, क्या योग्यताएं चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए। ये जो अपनी मुख्यमंत्री वाली क्लास एक दो क्लासों में हम आगे मुख्यमंत्री का शक्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे और राज्य की विभिन्न संस्थाओं से मुख्यमंत्री के संबंधों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज ये जो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो वास्तविक प्रधान है तो मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक प्रधान की बात अपने पहले भी करी थी कि राज्य की जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान को कौन हो? राज्य। और वास्तविक प्रधान कौन हो? वास्तविक प्रधान हुआ मुख्यमंत्री। ठीक है, संवैधानिक प्रधान में कौन हो गया? राज्यपाल। वास्तविक प्रधान हो गया। यानी जिस तरह से हमने केंद्र की व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि केंद्र की व्यवस्था के अंतर्गत जो केंद्र की कार्यपालिका थी, पिछली क्लास में हमने उसके बारे में भी पढ़ाया था, उसी का स्वयं रूप राज्यों में भी चलता है। इस तरह से केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाई है, उसी प्रणाली को हमने राज्यों में भी अपनाया। बच्चों, थोड़ा सा आपको पिछली क्लास में रिकॉल करा दें। जैसे केंद्र की जो कार्यपालिका, जो केंद्र की कार्यपालिका थी, उस केंद्र की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता था वो राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता था। फिर मंत्रिपरिषद, और फिर महान्यायपालिका। हमने केंद्र की कार्यपालिका के संबंध में पढ़ा था। इसी चीज को बच्चों अगर राज्य के संबंध में देखा है, यानी यही चीज इसी कार्यपालिका का वर्णन राज्य के संबंध में देखा जाए तो राज्य के संबंध में भी सेम डिटेल एक ही आती है। राष्ट्रपति की जगह राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो होगा राज्य। प्रधानमंत्री की जगह जो राज्य का वास्तविक हेड होगा कार्यपालिका का, वो होगा मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद, वैसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। और यहाँ पे जो महान्यायवादी की जगह राज्य में होता है महाधिवक्ता। सेम वही संसदीय शासन प्रणाली जैसा सारा आज जो हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का हेड होता है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है, प्रधान होता है, उसी के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हमने बात करी थी कि राज्य की कार्य पालिका वास्तविक प्रधान
कौन? मुख्यमंत्री। और राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल। ये होता है, इन चीजों को ध्यान दे दो। अब जो इन दोनों के बीच यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच, यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाए। राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। इसको अब शक्तियां कौन सी? ठीक, यहां पर हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा कि वास्तविक प्रधान कौन? मुख्यमंत्री। मतलब कि जो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का वास्तविक प्रधान होता है, यानी राज्यपाल के नाम से सारी शक्तियों का जो प्रयोग है, वो सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। सारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करेगा, यानी सारी शक्तियां रहती तो किसके पास है? राज्यपाल के पास रहती। राज्यपाल की इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से किसके द्वारा किया जाएगा? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियां होंगी, राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियां हैं, उन स्वविवेकीय शक्तियों के संबंध में वह कौन? राज्यपाल अंतिम निर्णय करता है। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। ये इन शक्तियों में अंतिम निर्णय किसका माना जाता है? राज्यपाल का माना। और इन स्वविवेकीय शक्तियों के अलावा राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां हैं, ठीक है, अन्य जो भी शक्तियां राज्यपाल की, अन्य शक्तियों के संबंध में अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? मुख्यमंत्री का। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में जो अंतिम निर्णय है, स्वविवेकीय शक्तियों में जो अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? राज्यपाल का माना जाएगा स्वविवेकीय शक्तियों के संबंध में। और बाकी जो भी शक्तियां बची, उन सब शक्तियों के संबंध में जो भी अंतिम निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री। शक्तियां तो किसकी है? राज्यपाल की, उनका प्रयोग मुख्यमंत्री करता है राज्यपाल के नाम से। इसलिए हम कहते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और संवैधानिक प्रधान वो राज्यपाल होता है। आगे बात करते हैं बच्चों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति
नियुक्ति की संबंध की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? वो होगा मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति यानी प्रधान तो कौन होगा? राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा मुख्यमंत्री, और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? उसकी नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब ऐसा भी नहीं वही स्वयं केंद्र वाली स्थिति है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से तो कर नहीं सकता, जिसकी नियुक्ति उठाई प्रधानमंत्री बना दे। वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि राज्यपाल अपने मन से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। यहाँ पे राज्यपाल के पास कुछ बाध्यताएं क्या है कि सबसे पहले तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता कि विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा, विशेष बहुमत की सिंपल बहुमत की, चाहे एक सीट ज्यादा हो, पूर्व दल से बहुमत आधे से एक सीट ज्यादा हो, तो वो बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर आमंत्रित करेगा, सरकार बनाने के उस राज्य में आमंत्रित करेगा। यानी ये तो बहुमत है। अब यहाँ पे कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि राज्यपाल को अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया कि स्वविवेकीय शक्तियों के संबंध में जो निर्णय होता है वो राज्यपाल का अंतिम है। अब बाकी अन्य शक्तियों में मुख्यमंत्री का निर्णय बना है कि स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कब करना पड़ेगा? जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तब राज्यपाल क्या करेगा? ये राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है कि कई बार क्या होता है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो स्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। जनरली परंपरा चली आ रही है कि जिस दल को सबसे अधिक सीटें मिलती है, भले स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाले दल को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन कई बार राज्यपाल को ये लगता है कि अगर ये जो दल है जो सबसे अधिक सीटें प्राप्त, जिसको ये विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगा, किसी अन्य कारण से वो दूसरे दल को जिसको सबसे अधिक सीटें तो नहीं मिली, भले कम सीटें मिली हो, उसको भी आमंत्रित राज्यपाल कर सकता है। कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के संबंध में एक अंतिम निर्णय होता है कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तब की स्थिति में क्या गठबंधन की सरकार बनी हो कि मान लो कि दो तीन दल मिलकर आपस में एक होकर आ गए कि हम सब एक हो गए, एक दल ने दूसरे दल को समर्थन दे दिया, बोले हम मिलकर सरकार बनाएंगे, तो राज्यपाल के सामने प्रस्ताव रखें, तभी भी राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां यहाँ पे काम करती है
कि ये मिलके लोकसभा में विधानसभा में सरकार चला के लेंगे या नहीं, या इनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जिस दल के बहुमत दल प्राप्त है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यों में ही मुख्यमंत्री हो। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी में भी मुख्यमंत्री है, क्योंकि वहां पर भी विधानसभा है। एक और चीज दिलचस्प में जो आती है कि शुरू से बड़े इस क्लास में बात करते आ रहे हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के संबंध में। विश्वविद्यालय की शक्तियों के संबंध में अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है और अन्य शक्तियों के संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन उन सब शक्तियों का जिनका प्रयोग मुख्यमंत्री करता है वो वास्तव में राज्यपाल क्यों। अब एक मुद्दा ये उठता है कि दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा था। सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में से ज्यादा शक्तियां किसके पास होनी चाहिए या अधिक शक्तिशाली कौन होना चाहिए, ये मुद्दा बना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला मुख्यमंत्री के पक्ष में सुनाया। अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया था? मुख्यमंत्री के पक्ष में सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अधिक शक्तिशाली कौन होगा? अधिक शक्तिशाली मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला था। इसके बाद बात करते हैं अपन कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी और मंत्रिमंडल में और जो मंत्री शामिल किए जाएंगे उनकी सलाह तो मुख्यमंत्री देता है राज्यपाल को, इस व्यक्ति को करना है, इस व्यक्ति को करना है नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ पे जो मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में अगर बात करें अपन मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री भी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो मंत्रिमंडल में जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाता है मंत्री बनाते समय या मंत्री परिषद में शामिल करते समय। उसके अलावा क्षेत्र विशेष का और एक समूह विशेष का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि एक समूह विशेष के सदस्यों की नाराजगी नहीं हो, उस क्षेत्र का या उस समूह का व्यक्ति को भी मंत्री बनाने पर विशेष ध्यान यहाँ पे दिया है। मेनली बच्चों जो ये बात चलती है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में या मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, मंत्री की सलाह से करता है। एक चीज और है इसमें कि कुछ विशेष प्रावधान है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें अपन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
इनमें मुख्य यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, एक जनजाति विकास मंत्री की नियुक्ति करते हैं। यानी इन राज्यों के मुख्यमंत्री एक जनजाति, जो वहाँ पे जनजातियां काफी बाहुल्य पाया जाता है, तो एक जनजाति विकास मंत्री की यहाँ पे नियुक्ति यहाँ के मुख्यमंत्रियों द्वारा की जाती है। अपन बात करते हैं बच्चों शपथ। शपथ के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं जो मंत्री परिषद में, तो मंत्रियों का जो स्तर वही स्तर चलता है जो केंद्र में चलता है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री वही मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार इनके पास होता है, अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार इनको दिया जाता है, या मंत्रियों में सबसे बड़े स्तर के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। इन कैबिनेट मंत्रियों को उनके कार्यों में हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री जो इनकी यानी कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प करते हैं। कई बार किसी विशेष कंडीशन में इनको स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है, लेकिन अधिकतर इनका काम कैबिनेट मंत्री की हेल्प करना होता है। ये राज्य में कोई प्रावधान चलता है, केंद्र में चलता है। उसके बाद बात करते हैं अपन उप मंत्री। उप मंत्री इन दोनों मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्री की और राज्य मंत्री की, इन दोनों मंत्रियों की हेल्प करने का कार्य करते हैं। आजकल एक परंपरा जो चल रही आ रही है संसदीय सचिव की, अगर लगता है इनको संसदीय सचिव की भी नियुक्ति कर दी जाती है जो सबकी हेल्प करने का कार्य करते हैं। ये मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में या मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कुछ प्रावधान से। अब बात करते हैं बच्चों अपन शपथ। यह अपने जितनी भी क्लासों में अपने विभिन्न पदों के बारे में जब वर्णन किया, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, या मुख्यमंत्री हो, या कोई अन्य मंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे कोर्ट के न्यायाधीश हो, सबको अपना पद ग्रहण करने से पूर्व एक शपथ लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री भी अपना पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेता है, यानी कि शपथ लेता है पद के प्रति कर्तव्य पालन, यानी जब अपने पद पर रहेगा तो अपने पद के प्रति जो भी उसके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करेगा, कर्तव्य विमुख नहीं, यानी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ पालन करेगा। और जो दूसरी शपथ लेता है गोपनीय, जो भी पद पर रहते हुए जो भी राज्य से संबंधित या मुख्यमंत्री के संबंधित, उसकी शक्तियों से संबंधित जो भी बातें हैं, जो बातें मुख्यमंत्री को पता रहती है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इन बातों को पूरी तरह से गोपनीय रखे, किसी के साथ भी शेयर ना, क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा का सवाल रहता है, इससे राज्य का हित जुड़ा हुआ रहता है इससे। अतः उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद के प्रति जो उसकी बातें हैं, जो उसके सीक्रेट्स हैं, उनको गोपनीय में अपने तक ही सीमित रखें, बाहर नहीं आना। ये मुख्यमंत्री पद की शपथ की बात हो गई। अब बात करते हैं योग्यता।
तो योग्यता का जहां तक प्रश्न है, मैंने पहले भी आपको हर क्लास में बताया है कि सबसे पहले जो योग्यता जो चयन करती है वो आपको सामने लिखनी है। किसी भी प्रतियोगिता को पूछे तो सबसे पहले योग्यता में क्या लिखोगे, वह भारत का नागरिक। वह क्या हो, भारत का नागरिक। हर उसके संबंधित ये थी पहली योग्यता। दूसरी योग्यता अपने पद से संबंधित जो आयु है उसकी दी। देखो बच्चों, मुख्यमंत्री पद के लिए अलग से कुछ योग्यता की वो नहीं होती कि अलग से कोई योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। वही जो योग्यता वही है जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए चाहिए होती है। वही योग्यता होती है। दूसरी योग्यता उसकी आयु से संबंधित आती है कि उसकी आयु 25 वर्ष उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, मतलब 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। उसकी योग्यता के संबंध में एक प्रावधान ये भी है। फिर तीसरी, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। जो राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बन सकता है कि ये प्रश्न आता है कि राज्य अपनी योग्यता से संबंधित बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, कि राज्य विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा दो होते हैं, दोनों में से एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर मान लो दोनों का ही सदस्य नहीं है तो क्या वह नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि सदस्य हो। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। या विधानमंडल की बात करिए बच्चों, विधानमंडल हमें जिन राज्यों में दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, वहां के लिए बात किया जिन राज्यों में एक ही सदन है, विधानमंडल में विधानसभा, तो जाहिर सी बात है विधानसभा का होगा। जिन राज्यों में दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है, दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, तो अपना पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर वो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसका पद स्वतः ही रिक्त माना जाता है, तो उसको फिर अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। बच्चों, दोनों में से किसी भी एक सदन का, जरूरी नहीं विधानसभा का ही हो, विधान परिषद का भी हो सकता है। बिहार में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वो विधान परिषद के ही सदस्य। ये बात हुई बच्चों मुख्यमंत्री पद की योग्यता की। अब अपन बात करते हैं
कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। जनरली बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितने का होता है? 5 वर्ष। 5 साल, अगर 5 साल उनकी सरकार चल जाती है तो 5 साल बाद स्वतः ही विधानसभा भंग होती है। अगर 5 साल पहले कब पद रिक्त हो सकता है मुख्यमंत्री का? कि बहुमत समाप्त होने में। मान लो जो बहुमत था विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने या उससे संबंधित दल ने अपना बहुमत खो दिया, तो भी मुख्यमंत्री को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी विधानसभा में बहुमत खो दे तो त्यागपत्र देना पड़ेगा उसको। किसी अन्य कारण से, कोई और कारण हो सकता है, तबीयत खराब हो जाए तो किसी अन्य कारण से त्यागपत्र देने, या अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी वो पद रिक्त हो जाता है, तभी 5 साल से पहले वो पद समाप्त माना जाता है। और जब वो पद समाप्त हो जाता है तो उसके बाद विधानसभा अपना भी भंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा भंग हो जाती है तो दोबारा चुनाव क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि वो दल जो जिस दल को बहुमत प्राप्त है वो दल अपना नेता चुनकर फिर दोबारा से यानी विधानसभा जैसे ही त्यागपत्र देता है मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है, यानी त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। त्यागपत्र देता है तो विधानसभा भंग हो जाती है। जैसे त्यागपत्र देगा, त्यागपत्र देते ही विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। और विधानसभा भंग हो गई क्यों हो जाती? क्योंकि वह विधानसभा का क्या होने पर वह तो यदि विधानसभा भंग, क्योंकि वो विधानसभा का मुख्य होता है, विधानसभा तो ही भंग। तो बच्चों, 5वीं क्लास में हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा, किस तरह से मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है, क्या उसके लिए योग्यता चाहिए, क्या कितना उसका कार्यकाल होता है, किन कंडीशन में मुख्यमंत्री बन सकता है, या कब अपने पद से त्यागपत्र देता है। आगे की क्लास में मुख्यमंत्री ही शीर्षक को आगे बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री का राज्य की जो अन्य संस्थाएं हैं उनसे क्या संबंध रहता है, किस तरह से उनके साथ कार्य करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।